हेलो डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, बस एक लास्ट एग्जाम आपको और बचता है, फिर आप फ्री हो जाएंगे, आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तो डियर आज आपका मतलब डीटी का पेपर हो गया। तो फिर इस वाले वीडियो में ना हमने क्विक एनालिसिस करेंगे डीटी के पेपर का। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे। आपका जब आईडीटी का भी जब पेपर खत्म हो जाएगा तब हमने इसका स्टेप बाय स्टेप मतलब सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके साथ। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ एक क्विक एनालिसिस करेंगे कि आपका डीटी का पेपर कैसा था मई 2023 का। तो इस वाले वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। तो फिर डियर डीटी के पेपर के बारे में कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया। सबसे पहले ये पेपर लेंदी था। सर कुछ नई बात बताओ। बिल्कुल सही बात है, सीए फाइनल में आप हैं और पेपर की लेंथ डियर ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये पेपर खास तौर पर लेंदी था। अगर उन बच्चों ने जिन्होंने एमसीक्यू वाला पोर्शन हाफ एन आवर में फिनिश कर लिया, उनके लिए भी ये पेपर पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना इजी नहीं था। उन बच्चों को जिनको एमसीक्यू को ही करने में 1 घंटा या उसके आसपास लग गया, उनके लिए तो डियर ये पेपर जो है मुझे नहीं लगता कि मतलब 70 मार्क्स में से 50-55 या मतलब 60 मार्क्स से ज्यादा अटेम्प्ट हुआ होगा, क्योंकि पेपर सही में लेंदी था। इतना लेंदी पेपर जनरली जो है इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। एनीहाउ, लेंदी एक अलग बात होती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी एक अलग बात होती है। इस पेपर की कॉन्सेप्चुअल मतलब डिफिकल्टी डियर फ्रेंड्स नवंबर 2022 के पेपर से कम थी। अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो हो सकता है कि मेरे साथ अग्री करें और कुछ बच्चे हो सकता है कि अग्री ना भी करें, बट स्टिल अगर आप बच्चों ने लेट्स से कि नवंबर 2022 का एग्जाम दिया है तो आप भी इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। बट जिन्होंने नवंबर 2022 का एग्जाम नहीं दिया, अगर उनके पास कभी स्पेयर टाइम रहेगा तो अगर वो नवंबर 2022 का अगर वो मतलब डीटी का पेपर अगर वो क्रॉस वेरीफाई अगर वो मतलब करेंगे, देन दे कैन अंडरस्टैंड कि मई 2023 के पेपर का कॉन्सेप्चुअल मतलब डिफिकल्टी जो था उससे थोड़ा सा लोअर साइड में था। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर बहुत इजी था। दैट पेपर वाज गुड, हम कह सकते हैं एवरेज पेपर था। तो फिर अब एग्जैक्टली आपका कैसा हुआ ये मुझे नहीं पता, बट फिलहाल जो बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं वो फीडबैक यही आ रहे हैं कि सर लेंदी बहुत था। एनीहाउ, तो फिर हमने क्विक एनालिसिस करते हैं आपके इस पेपर का। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डियर बड़ा इजी है, हम कह सकते हैं कि मतलब बोनस क्वेश्चन है ये। ना यहाँ पे मैट है ना यहाँ पे एटीआर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने हैं और आपको अपना आंसर कंप्यूट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा, बट चले हम ना थोड़ा सा एक बार एडजस्टमेंट्स का हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड अ सम ऑफ ₹1,60,000 पेड इन कैश। तो डियर आपको पता है कि अगर आप जो है वो कैश में पे करेंगे इतना सम तो 48,3 का डिसअलाउंस लग जाता है। बट साथ में लिखा हुआ है कि आपने एक मतलब सिस्टम कंसर्न को आपने पेमेंट की है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 52,000 रुपए है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 प्रकार के डिसअलाउंसेस, कौन कौन से, 48(2) और 48(3) एक साथ लग रहे हैं। 48(2) इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने रिलेटेड पार्टी को पे किया है हायर अमाउंट, और 48(3) इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कैश में पे किया है 10,000 रुपए से अधिक। तो आपको पहले 48(2) लगाना है, इसके बाद 48(3) लगाना है। हाँ, डिसअलाउड तो हो ही जाएगा पूरा का पूरा, बट आपको पहले 48(2) लगाना है, इसके बाद 43 लगाना। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना था एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, repairs of plant and machinery includes 1,80,000 towards replacement of worn out parts of machineries। डियर ICDS 5 कहता है कि अगर आपने अपने मशीन के स्पेयर पार्ट्स वगैरह को रिपेयर किया है तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ से क्लेम कर सकते हैं। बट यदि वो स्पेयर पार्ट्स उस मशीन के ही साथ यूज होंगे तब आपको उसे मतलब कैपिटलाइज करना पड़ेगा एज पर ICDS 5। तो आपने जो भी assumption ली है आप उसके अकॉर्डिंग अपना रीजनिंग वहां पे देके आ सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ICDS 5 जरूर से मेंशन करना चाहिए क्योंकि ICDS 5 ने इसका ट्रीटमेंट बताया। अच्छा, द कंपनी यूज्ड टू इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक अप टू फाइनेंशियल ईयर 21-22। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 द कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंडियस होना चाहिए, बट एनीहाउ एंड एक्सक्लूडेड। हाँ, तो मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इंटरेस्ट कॉस्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। डियर फ्रेंड्स, ICDS 2 रीड विद ICDS 9 उन्होंने वहां पे साफ कहा हुआ है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन में तभी कंसिडर करेंगे जब आपकी जो इन्वेंटरी है वो एक मतलब क्वालिफाइंग असेट है। अगर आपकी इन्वेंटरी क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बना सकते। अब यहां पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन हमें कहीं से भी ये नहीं कहता कि एक्स लिमिटेड जो काम करती है उसका जो इन्वेंटरी है दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। यहाँ कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है। हाँ, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज
मीन्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो डियर हम मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्ट में हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इसको बना के सेल करने में जो वो 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। तो ये अगर आपने अजम्पशन किया है तो ये अजम्पशन सही नहीं होगा। अजम्पशन भी हमें मतलब रीजनेबल बेसिस पे कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सक्लूड होना है, चूंकि आपने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, एन एग्जीक्यूटिव ऑफ मिस्टर क्यू वाइल ऑन बिजनेस ट्रिप अब्रॉड डाइड एंड कंपनी वॉलंटरी पेड ग्रेचुटी। डियर ये सम अलाउड है, और चूंकि आपने ऑलरेडी मतलब डेबिट कर दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर आप केस स्टडी इसमें कोट करना चाहें केस लॉ, तो मैंने चूंकि एनालिसिस किया हुआ इसका, तो ये जो केस लॉ है डियर दैट इज CIT वर्सेस लक्ष्मी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1976 का केस है। तो डियर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने केस लॉ को यहाँ पे कोट किया होगा, और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट ये सम अलाउड है, चूंकि आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 81 इंकर टुवर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। हटिया अगर आप फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं कैपिटल नेचर का, तो आप एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो चूंकि आप एक इंडियन कंपनी है तो आपको अलाउड होगा, बट आपको 1/5 अलाउड होगा, सेक्शन 36(9) है शायद उसके हिसाब से। चूंकि आपने पूरा 81 क्लेम कर लिया तो आपको इसका 4/5 एड बैक करना पड़ेगा। अच्छा, retrenchment compensation paid to employees for one of the units of the company which was closed down 14 लाख। तो आप पूरा का पूरा 14 लाख क्लेम नहीं कर सकते। 35 DDA कहता है कि इसका 1/5 आपको क्लेम करना है, तो आपको बाकी पोर्शन एड बैक करना पड़ेगा। मींस इसका 4/5 आपको मतलब 14 लाख का 14 लाख का 4 × 5 आपको एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा 14 लाख क्लेम कर लिया। अच्छा, ₹4 लाख being amount waived by a cooperative bank out of the principal, ध्यान दीजिएगा waived by। अच्छा, एंड ₹1 लाख being waived by the bank on arrears of interest। तो प्रिंसिपल 4 लाख रुपए का भी हुआ है, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का भी हुआ है ऑन वन टाइम सेटलमेंट। अच्छा, तो आपने एक बार पे कर दिया तो आपको कुल मिला के 5 लाख रुपए का बेनिफिट है। आगे लिखा हुआ है द लोन वाज ऑब्टेन्ड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 4 years बैक। सो साहब दिस इज द रेमिशन और सेशन ऑफ द ट्रेडिंग लायबिलिटी, सेक्शन 41(4) लग जाएगा। 5 लाख रुपए आपका पीजीबीबी की तरफ से क्रेडिट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये 5 लाख रुपए आपको एड बैक करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पेंशन टू मार्केट लॉसेस अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। मार्क टू मार्केट लॉसेस आपको डिसलाउ होते हैं। आईसीडीएस उन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो मार्क टू मार्केट लॉसेस जो कि बाकी आईसीडीएस के हिसाब से होते हैं सिर्फ वो अलाउड है। आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, 6 लाख रुपए आपको एड बैक करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का मतलब सेटलमेंट गेन है, तो ये आपके प्रॉफिट में मतलब मींस बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स हो जाएगा। बट एक गेम आपका मई 23 में आया है, मींस प्रीवियस ईयर 23-24 में, 22-23 में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल रिलेशन 4 लाख रुपए आपने डेबिट किया, सब अलाउड नहीं है। जितना ग्रेचुटी आप पे करते हैं बस उतना अलाउड होता है। तो 4 लाख रुपए आपने डेबिट किया, और मतलब 4 लाख रुपए आपने जो इसका मतलब प्रोविजन बनाया 4 लाख, और मतलब डेबिट किया आपने 275, तो 125 एड बैक कर दो। अच्छा, The company furnishes the following additional information. The company has obtained a loan of ₹4 lakh from ABC Private Limited in which it holds 16% voting rights. तो डेर आपने एक क्लोजली हेल्ड कंपनी से अगर आपने लोन लिया है, मींस लोन्स इन एडवांसेस टू अ क्लोजली हेल्ड मतलब बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू द शेयर होल्डर हु होल्ड्स 10% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जितना आपने लोन लिया है उतना अकॉर्डिंगली जितना उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आपका अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। 4 लाख का लोन लिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोन ₹1 लाख, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपके मींस एक्स के हैंड में अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। बस यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है डियर कि यहाँ पे ना भले आपके पास मतलब 16% वोटिंग राइट्स है, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आ जाएगा, 1 लाख का 16% नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं कि वो हो सकता है कि वो करें कि यार एक्स का तो शेयर सिर्फ और सिर्फ मतलब 16% है, तो 1 लाख का 16% ले लें। ऐसा नहीं करना, पूरा का पूरा 1 लाख आपकी जो है वो अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। The company has given iPhone अच्छा 1 मोबाइल सेट टू 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स एज इंसेंटिव कॉस्टिंग ₹60,000 ईच। तो डियर आप ये ना जो है वो बिजनेस परक्विजिट वगैरह दे रहे हैं, आपको 194R का TDS करना पड़ेगा यदि आप 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने 60,000 रुपए पे किया है, मतलब ये हुआ कि 5 लोगों को दिया है, मतलब 3 लाख रुपए हो गया। आपको इसका TDS करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194R आई थिंक, हाँ अगर 194R अगर आपने नहीं किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा 41A के हिसाब से, मींस 90,000 रुपए एड बैक हो जाएगा। अच्छा, द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हैज कंट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 350 टू अप्रूव्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय आरटीजीएस। ठीक है साहब, तो ये जो है आप इसको बिजनेस इनकम की तरफ से क्लेम नहीं, आप इसको मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरफ से क्लेम नहीं कर सकते। 350 एड बैक हो जाएगा और आपको जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। 80 GGB में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो डेट वाज इजी क्वेश्चन। अच्छा,
क्वेश्चन 2A की बात करते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम आपके साथ मतलब लेकर आएंगे। आपका आईडीटी का एग्जाम ओवर हो जाए उसके बाद बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बस एक खास बात है डियर, पॉइंट नंबर 4, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट की भी कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट ने दे दी, सेक्शन 115BBH। वो कहता है कि अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट से कोई भी इनकम कमाई है तो आपको उस पर फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। उस पर आपको किसी भी तरीके का लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं आप उसमें कर सकते, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंडिचर अलाउड है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके अलावा आपको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, मिस्टर ए परचेज 1000 बिब कॉइन्स अ वर्चुअल डिजिटल करेंसी ऑन 1/4/2022, और हार्ड ईयर 1/4/2022 से ही आपका सेक्शन 115BBH अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो आपने जो मतलब ट्रांजेक्शन किया है ये 115BBH में कवर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये परचेज कितने में किया था? 1000 इंटू 1000 मतलब 10 लाख रुपए, और आपने इसको सेल कर दिया है 15/2/2023 को। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियड ऑफ होल्डिंग से, क्योंकि फ्लैट रेट है आपका 30% का, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। इंटेंशन आप किससे इसको होल्ड करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो आप जो है वो मीन्स आप इसको जो है डियर वो मीन्स ट्रेडिंग असेट की तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, और आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लैट टैक्स रेट और किसी भी तरीके का सेट ऑफ लॉसेस वगैरह अलाउड नहीं। अच्छा, तो आपके जो सेल प्राइस आ गया आपका 1300 रुपए इंटू 1000 मीन्स 13 लाख रुपए, और कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए का फ्लैट 30% आपका इस पे टैक्स बन जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस लॉस को आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस को भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ग्रॉस सैलरी, तो आप ग्रॉस सैलरी से, हाँ सैलरी इनकम से जो है आप अगेन बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम से भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और कैपिटल गेन के मतलब कैपिटल गेन के लॉस को आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपकी 50,000 रुपए का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 2250, और ये आपका 3 लाख रुपए पे फ्लैट 30%। तो इस पे आप स्लैब रेट लगा देंगे और इस पे फ्लैट आप 30% लगा देंगे। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन तो इजी था डियर, बट इसमें नंबर भी सिर्फ 4 है, तो 4 नंबर के हिसाब से रीजनेबल क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, LMN are 3 partners of MG of Majors LNG Associate, a partnership firm। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डियर यहाँ पे ना पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्टनर यहाँ पे रिटायर हो रहा है, और उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है फर्म उसको कैश भी दे रही है, स्टॉक एंड ट्रेड भी दे रही है, और प्लॉट मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब कैपिटल एसेट भी दे रही है। तो यहाँ पे सेक्शन 9B भी मतलब सेक्शन 9B का भी, और दूसरा यहाँ पे सेक्शन 45(4) की भी एप्लीकेबिलिटी आएगी, ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं बी, मेजर्स एबीसी का। तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा अजीब सा है, नहीं डियर, ये अजीब सा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग नवंबर 2022 का क्वेश्चन अगर आप मतलब देखेंगे, उसके मुकाबले बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे मेरे साथ साथ, मेजर्स एबीसी का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोरिया entered into an agreement with XYZ Limited in Indian company for providing assistance to the latter, मतलब इंडियन कंपनी को for setting up a power plant in गुजरात। अच्छा, तो साहब किस तरीके का असिस्टेंस? ऑफशोर सर्विसेज इन द नेचर ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड नेटवर्किंग वर्क। ऑफशोर सर्विसेज का मतलब कोरिया में बैठे बैठे, भारत नहीं आए थे वो। ऑनशोर सर्विसेज मतलब भारत आके। ध्यान दीजिएगा डियर, ये जो ऑनशोर सर्विसेज के लिए 3 करोड़ रुपए है, मतलब ऑफशोर के लिए 3 करोड़ रुपए है, और ऑफशोर के लिए 2 करोड़ रुपए। अच्छा, कंसिडरेशन को आपने किस तरीके से पे किया? 3 करोड़ रुपए का आपने क्या जो है वो बैंक के थ्रू पे कर दिया, और 6% का आपने मतलब डिवेंचर्स इशू कर दिया फॉर ऑनशोर सर्विसेज। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑनशोर सर्विसेज दें चाहे आप ऑफशोर मतलब सर्विसेज दें, चूंकि आपने यहाँ पे जो सर्विसेज दी है वो आपने एक पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में दी है, और आपने उसमें कौन सी सर्विसेज दी है? ड्राइंग एंड मीन्स डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क एक्सेट्रा। तो ये आपका FTS बन जाता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और आप इसको रॉयल्टी तो नहीं चले, रॉयल्टी भी आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम के मतलब सिचुएशन में, बट हाँ ये सेक्शन 916 और 917 में कवर हो जाता है। जैसे ये सेक्शन 916 और 917 में कवर हो गया, जैसे ये सेक्शन 916 और 917 में कवर हो गया, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ये सर्विसेज कहाँ पे दी, ये आपने सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड की। एज लॉन्ग एज द सर्विसेज आर फॉर बीइंग यूज्ड इन इंडिया, वो पूरे के पूरा अमाउंट आपका भारत में लायबल टू टैक्स हो जाएगा, ठीक बात है। और इसके लिए आप अपना रीजनिंग दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9, और इसको हम कहते हैं साहब कि अगर कोई इनकम आपकी टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 915, 916 और 917, तो आपकी वो लायबल टू टैक्स होगी, मींस वो मतलब डीम टू ओकराइज होगी टू इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मतलब सर्विसेज आपने कहां पे प्रोवाइड की थी। नॉन रेजिडेंट का भारत में कोई प्लेस ऑफ
हम कह सकते हैं कि मतलब रेजिडेंट है कि नहीं है वगैरह वगैरह, इनसे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए आपका लायबल टू टैक्स इन इंडिया होगा। और हाँ, एक और छोटी सी बात, 6% मतलब डिवेंचर्स तो है ही है, ये तो 2 करोड़ रुपए, और इसका इंटरेस्ट भी बन जाएगा, और ये इंटरेस्ट भी भारत में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का क्वेश्चन है, इसका हमने डिटेल्ड आपके साथ सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बस हम आपके साथ ना 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और वन आपके साथ ना वो केस लॉ वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। केस लॉ वाले क्वेश्चंस जो है वो बड़े इजी आ गए इस बार। इवन टीपी का भी क्वेश्चन इस बार काफी आसान आया था कंपेयर टू द लास्ट अटेम्प्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग का भी मतलब क्वेश्चन काफी इजी आया था, चूंकि आपका ज्यादा टाइम हम यहाँ पे मतलब नहीं लगा रहे। सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ ना क्वेश्चन नंबर 5 के हम आपके साथ ना 2 क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 के आंसर्स करने हैं। तो डियर देखेंगे इस बार काफी अच्छा हम कह सकते हैं पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो जो मई 2023 के लिए इंस्टीट्यूट ने मतलब जुडिशियल अपडेट्स इशू किए थे उसी में कवर हो गए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, इसमें आपका डायरेक्ट जो केस लॉ अप्लाई कर जाता है वो है रिलायंस, कौन सा है वो डियर, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कम्युनिकेशन। हमने आपके साथ ना एक केस लॉ की बुक भी शेयर की थी, और हमने आपके साथ ना एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें हमने कहा था मई 2023 जुडिशियल अपडेट्स। तो इस तरीके की हमने आपके साथ ना एक बुक भी शेयर की थी, और अगर आप देखेंगे तो इस वाले बुक में पेज नंबर 59 में ये वाला केस लॉ जो हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो दिस इज पेज नंबर 59, एक बार हम निकाल लें। हमने आपको कहा था कि इस वाले बुक को जरूर से करके जाएं। अच्छा, तो साहब ये वाला जो है ना केस लॉ है ना, ये केस लॉ नंबर 2, ये वाला बेसिकली यही केस लॉ है हमारे टीटी की बुक। मीन्स हमारे क्या, ये वाले इंस्टीट्यूट ने ना अपने मई 2023 के लिए मीन्स जिन्होंने जो अपडेट की जो फाइल शेयर की थी उसमें था। तो ये वाला केस लॉ है जो कि आपका एग्जाम में आपके लिए एप्लीकेबल है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे आए तो ये वाला जो केस लॉ नंबर 3 है, ये भी मई 2023 के जुडिशियल अपडेट्स का पार्ट है। ये वाली हमारी बुक में कवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 55, पायनियर लिमिटेड करके। तो पायनियर लिमिटेड, हाँ, पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए इंडिया ब्रांच वर्सेस सीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन 2022 सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज द केस लॉ नंबर 75 इन आवर पेज नंबर 55। बेसिकली हमारा क्या है डियर, हमारा तो कुछ नहीं है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ने अपने मई 2023 के जुडिशियल अपडेट में दिया था। तो इस बार जो भी आपको तो मेरे साथ साथ ध्यान देंगे, तो अगर आपने वो मतलब जुडिशियल अपडेट वाले 7 केस लॉ भी अगर आपने ध्यान से अगर आपने कर लिए होते तो डियर ये 8 नंबर तो इसी में कवर्ड हो गया, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके 2 पार्ट्स का आंसर करना था। और बाकी जो है अकॉर्डिंगली दैट पेपर हम इसके आपके साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो मैंने जहां तक, और हाँ, इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अच्छा आया था, क्योंकि इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स आए थे इक्वलाइजेशन लेवी में फाइनेंस एक्ट 2021 में, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स को भी यहाँ पे इन्होंने कवर किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। और आगे आते हैं तो फिर ये और हाँ, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट्स, क्योंकि डेयर उसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको याद रखना इतना ईजी नहीं होता। तो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हम कह सकते हैं फोकस्ड है कि आप याद कितना रख सकते हैं। और ये सीए के एग्जाम्स ना सिर्फ इस बात पे नहीं होने चाहिए कि आप याद कितना रख सकते हैं, आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एनी हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ, तो ये बेसिकली आपका आ गया था इंटरप्रिटेशन वाला, और ये तो खैर चलना ठीक है। सो फिर सो दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ मई 2023 क्वेश्चन पेपर ऑफ सीए फाइनल डीटी। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। हाँ, कंपैरेटिवली ये पेपर हम कह सकते हैं डियर कि मतलब लेंदी तो था, और लेंदी हर बार ही आता है। तो फिर ये पेपर डियर 100% तो वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की हो, और उन्होंने अपना समय सिर्फ और सिर्फ आंसर को राइट करने में लगाया हो, एनालिसिस में उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया।